हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आपका एसएससी फेस 11 का एग्ज़ाम था वो कि 27 जून से शुरू हो चुका है और ये 27 से 30 जून के बीच में आप लोगों का चलना है एसएससी फेस 11 का एग्ज़ाम। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर 27 जून का समाप्त हो चुका है। तो जो भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिले हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक सभी को बना रहना है और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। शेयर करते हुए चलना है ताकि सभी तक एनालिसिस पहुंच सके और उसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि बाकी आने वाली शिफ्टों का भी एनालिसिस मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो ये हुई थी 2011 की जनगणना, जिसके अनुसार पुरुष साक्षरता दर पूछी गई थी। तो जो कुल साक्षरता थी भारत की महिला और पुरुष दोनों को मिला करके वो 74.04% रही थी। वहीं पर अगर पुरुषों की केवल बात की गई थी, अगर पुरुषों की पूछी गई थी तो ये 82.14% हो जाएगी और महिलाओं की जो केवल अगर पूछी जाए इकलौती तो वो 65.46% हो जाएगी। तो पुरुषों की पूछी गई थी 42.14%। राइट आंसर था। ओवरऑल 74% रही हुई थी साक्षरता दर। ये 7वीं जनगणना थी आज़ादी के बाद से। लेकिन अगर पहली जनगणना की बात करें तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना होती है और उसके बाद में उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 15वें नंबर की जनगणना रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य अभियान किसने शुरू किया हुआ था। अगर सैन्य अभियान की बात कर लें तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो कि शासनकाल था जिसका 1296 से लेकर के 1316 तक चलाया हुआ था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव डालने वाला सुल्तान बना हुआ था। यानी जो सैन्य सेना की शुरुआत थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश वहाँ पर रहे हुए थे, जिसमें कि पहला गुलाम वंश था जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की हुई थी। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद और आता है दिल्ली के आपका आता है गुलाम वंश था, फिर उसके बाद आपका खिलजी आता है। खिलजी के बाद में आपका तुगलक वंश आया, फिर आपका सैयद वंश आया और अगर अंतिम वंश की बात कर लें तो लोदी वंश आया था, जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसके साथ 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी और पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी हुई थी। तो ये सारे फैक्ट याद करते हुए चलना है क्योंकि फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया था कि किस भारतीय गायक ने ग्रैमी पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड दोनों ही जीते हुए हैं। यहाँ पर पुरुष सिंगर की बात की गई थी। अगर दोनों अवार्ड की बात करें कि किसने जीते हुए हैं तो अगर यहाँ पर ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाए, लेकिन अगर AR रहमान की भी बात कर लें तो AR रहमान ऐसे हैं जिन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड और 2 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। यानी इन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड भी जीते हुए और 2 ऑस्कर अवार्ड भी जीते हुए हैं। ग्रैमीज़ की बात करें तो इन्हें 2008 में ऑस्कर विनिंग फिल्म जो इनकी स्लम डॉग मिलियनेयर थी उसके लिए 20 बेस्ट कॉम्पिलेशन साउंड ट्रैक जो एल्बम और बेस्ट सॉन्ग रिटर्न फॉर विजुअल कैटेगरी में 2 खिताब इन्होंने जीते हुए थे। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था AR रहमान, या आप लोग ऑप्शन कमेंट करके यहाँ पर बता देंगे। साथ ही साथ इंग्लिश के क्वेश्चन जिनको भी याद आते हैं वो कमेंट में ज़रूर बता देंगे। तो बाकी क्वेश्चन में अगर और कुछ ऑप्शन दिए हुए थे तो यहाँ पर बता देना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले तो जाकर लाइक कर दो, क्योंकि 200 लाइक एटलीस्ट करवाने। चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बाकी उसके साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के शेयर भी करते हुए चलना है। और जो इन क्वेश्चंस की PDF है वो आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जा करके जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है। अगर अरब सागर की बात कर लें ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन एक तो सिंधु नदी आपकी होती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से आती है और अरब सागर में जाकर कर गिरते हैं। इसके अलावा कुछ और भारत की नदियाँ आती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी अरब सागर में गिरती हैं। तो हो सकता है कि आपको नर्मदा और ताप्ती ये 2 ऑप्शन में दिए हुए हैं 2 नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती हैं, और इसके अलावा जो गिरती है वो सिंधु नदी भी अरब सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं किस अनुच्छेद में दिए गए, यानी मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है। तो जब हमारा मूल संविधान
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं रखे गए थे, लेकिन वर्ष 1976 जब शुरू होता है, वर्ष 1976 में जब अपनाए गए जो 42वां संविधान संशोधन था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय पर, 42वां संविधान संशोधन होता है, एक समिति बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में 42वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A यानी कि आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था। कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 2002 में जोड़ा गया, जो कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया था। वो 86वें नंबर का संविधान संशोधन रहा हुआ था। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शायद इससे ये भी पूछा गया था कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका वास्तविक संस्थापक कौन था। तो अगर दिल्ली वंश की बात करें तो इल्तुतमिश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। और अगर गुलाम वंश की हम लोग जाकर के बात कर लेंगे, क्या था आपका गुलाम वंश, तो गुलाम वंश ही पहला वंश था दिल्ली सल्तनत की जिसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो उसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आज दिल्ली सल्तनत से यहाँ पर पूछ लिए गए थे। और अगर जिन लोगों को ये लगता है कि फेस 11 का एग्ज़ाम सिर्फ देखना है, तो अगर कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट करते हैं MTS, CGL, CHSL, तो आपको सभी एग्ज़ाम का एनालिसिस देखना चाहिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि SSC में जो है क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन एक था कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। अगर जगन्नाथ मंदिर की बात कर ले तो जो पुरी है, यानी कि पुरी का जो श्री जगन्नाथ मंदिर है, पहली चीज़ तो एक हिंदू मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये समर्पित वाले भी देख लिया करो, क्योंकि मोस्टली कई बार पूछा जाता है कि कई मंदिर का नाम दे दिया जाता है और ये पूछते हैं कि ये किस भगवान को समर्पित है। तो यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, हिंदू मंदिर है आपका। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक पूछा गया था, देखिए एक आपका कुछ महापात्रा से संबंधित आया हुआ था। केलुचरण महापात्रा पूछा गया था, या फिर केलुचरण के अलावा कोई दूसरा दिया हुआ होगा, लेकिन उसमें महापात्रा उसके नाम के अंत में लगा हुआ था कि किस नृत्य से संबंधित है। कभी भी कोई भी नृत्य आ जाए, कोई भी किसी नृत्यकार का नाम दिया हो, लेकिन अगर अंत में उसके महापात्रा शब्द लगा हुआ है तो वो ओडिसी नृत्य से ही संबंधित होगा, इसको याद रखना है। तो कुछ भी आपको दिया हो तो ओडिशा, यहाँ पर ओडिसी नृत्य राइट आंसर हो जाएगा। ओडिसी नृत्य की बात करें तो भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक आता है ओडिसी नृत्य, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित होता है। बाकी 8 जो है वो आपके कथक वगैरह होता है, कथक है तमिलनाडु है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है। तो ये जो कुछ है आपका सत्रिया होता है, तो ये सारे हैं कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आपका कुचिपुड़ी भी उसके अंतर्गत आता है, वो कभी आपको क्लासेस देखेंगे तो पीछे मिल जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि जो सुधा सिंह हैं उनका संबंध किस खेल से है, यानी कि सुधा सिंह की यहाँ पर कैटेगरी पूछ ली गई थी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर बात कर लें कि इनका संबंध किससे है, तो यहाँ पर स्टीपल चेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ आपका आपका डिफरेंट है थोड़ा यहाँ पर स्पोर्ट, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि शायद किसी ने ना सुन रखा हो आप लोगों में से। तो एथलेटिक्स जो होती है उसमें सबसे कठिन जो स्पर्धा मानी जाती है वो आपका स्टीपल चेज होता है। में इन्होंने लोहा मनवाया हुआ है सुधा सिंह ने, अर्जुन पुरस्कार भी इन्होंने जीता हुआ है, इसके अलावा पद्मश्री से भी सम्मानित होने वाली हो चुकी हैं, और इन्हें एथलेटिक्स की दुनिया में राय बरेली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगर इनका संबंध पूछा जाए किस राज्य से, तो उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध हो जाएगा। और इन्हें उपनाम की बात करें तो इन्हें राय बरेली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। और इनका खेल पूछा गया था तो वो स्टीपल चेज होता है, काफ़ी कठिन स्पर्धा मानी जाती है एथलेटिक्स के अंतर्गत, और अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार दोनों से ये सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पूछा गया था वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर थोड़ा PDF का इशू हो रहा है। नेक्स्ट एक कर्नाटक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ था यहाँ पर फेस्टिवल से, कि जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में अक्टूबर और नवंबर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाए सारे ऑप्शन क्या होते हैं। तो अक्टूबर नवंबर की बात करें तो आपका एक मैसूर दशहरा होता है, जो कर्नाटक में आपका नदहबा यानी कि राज्य उत्सव होता है, जो कि अक्टूबर में आपका मनाया जाता है, यानी अक्टूबर में मनाया जाता है। बाकी एक ऑप्शन मिल पाया था, वहाँ पर आपका ऑप्शन पूरे मिल पाए तो एलिमिनेट करना आसान होगा। एक कंबाला, तो कंबाला एक नृत्य होता है जो कि कर्नाटक राज्य से ही संबंधित होता है, और कंबाला की
की बात करें तो ये ऐसा नृत्य होता है जिसमें अगर कंबाला में बात करेंगे तो जो आपकी भैंसों की दौड़ होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, खेतों को जोत दिया जाता है और भैंसों की दौड़ करवाई जाती है कंबाला नृत्य के अंदर। तो ये सारे आपको देख लेना है आपका किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। बाकी आप क्वेश्चन और अच्छे से याद कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, बाकी इंग्लिश के क्वेश्चन तो कमेंट करने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि जो थॉमस कप है, थॉमस कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अगर थॉमस कप की बात कर ले तो जो थॉमस कप का पहला टूर्नामेंट था वो 1948-49 के समय में खेला गया था। तो यहाँ पर थॉमस कप पूछा गया था। ये आपका थॉमस कप जो है जो मलाया ने जीता हुआ था, पहला जो थॉमस कप हुआ था 1948-49 के अंतर्गत हुआ था। तो सारे यहाँ पर कप भी याद करके रखने जो कि कप पूछे गए थे कि कौन सा कप किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि जो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है वो किसे कहा जाता है। तो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि भारत के ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि पारसी बौद्ध भिक्षक रहे हुए थे, कपास व्यापारी और प्रारंभिक राजनीतिक भी रहे हुए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था ग्रैंड आपका ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विटामिन जो ए है वो किस में पाया जाता है। अगर विटामिन ए की यहाँ पर जाकर के बात कर लेंगे तो विटामिन ए के ऑप्शन सारे नहीं मिल पाए तो ऑप्शन तो मुश्किल होगा, लेकिन आपका गाजर में काफ़ी पाया जाता है। अगर आपको गाजर दिया हुआ था ऑप्शन में तो विटामिन ए के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अंडे और दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है, इसके साथ आपका सब्जियों, नारंगी और पालक वगैरह में पाया जाता है। तो ऑप्शन वहाँ पर देखने होंगे कि किनमें से विटामिन ए पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। आपका सोयाबीन, पपीता, पत्तेदार सब्जियां सभी में आपका विटामिन ए आपका पाया जाता है और आँखों के लिए बेहतर विटामिन माना जाता है, यानी आँखों के लिए बेहतर होता है। और अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि जो रतौंधी होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है तो रतौंधी के लिए विटामिन ए कमी हो जाएगा, यानी विटामिन ए की कमी से होता है। अगर इसका वैज्ञानिक आपसे नाम पूछ लिया जाए कि इसका नाम क्या है विटामिन ए का तो रेटिनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन इसके भी नहीं मिल पाए तो यहाँ पर था कि कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीयों के लिए दिया गया, विदेशियों के लिए नहीं दिया गया। देखिए वहाँ पर तो बता देते हैं कि अनुच्छेद जो आपका 19 नागरिकों के रूप में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो कि केवल भारतीय नागरिकों को भी उपलब्ध है, लेकिन इसके अलावा ये आपको नहीं दिया होगा, हो सकता है 14, 15, 16 में दिया होगा। 14 में आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है जो कि सभी के लिए समानता का अधिकार होता है। ये केवल यहाँ पर भारतीयों के लिए नहीं है समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद जिसको भी याद हो कि ऑप्शन में कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए थे तो वो यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा गया था। यहाँ पर अगर जनगणना की बात कर ले भारत की तो 943 रहा हुआ था लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कुल 943 है। और आज़ादी के समय की बात कर लें तो यही 946 थी, क्योंकि एक दिन पूछा जा चुका है कि आज़ादी के समय पर लिंगानुपात क्या था भारत का, तो 946 रहा हुआ था, यानी महिलाओं की संख्या। एक कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था कि जो आपकी रानी गाइदिनेल्यू थी उनका संबंध किस आंदोलन से था या किस राज से संबंधित था। तो भारत की जो स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर अगर बात कर लें रानी गाइदिनेल्यू को नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया हुआ था, यानी नागालैंड में इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया हुआ था, नागालैंड से संबंधित थी। झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई के समान इन्होंने वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो यही है जिन्हें कि अगर नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई पूछा जाए कभी किसे कहते हैं तो वो रानी गाइदिनेल्यू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट पूछे गए थे आपके एसएससी फेस 11 के आपका जो एग्ज़ाम हुआ था। बाकी अगर बात करें ये किस लेवल का था तो ये मैट्रिक लेवल का था, मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ना किया हुआ तो आप सब लोग करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पूरी कर लेंगे। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया और बाकी सारी अपडेट भी वहाँ पर मिलती रहेगी।